60 क्यूसी टूल्स के इस ओवरव्यू में आपका स्वागत है। ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी उपकरण हैं। एडवांस इनोवेशन ग्रुप द्वारा आपके लिए लाए गए। हम 7 क्यूसी टूल्स में से पहले टूल से शुरुआत करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम एक शक्तिशाली टूल है जो टीम्स को एक विशिष्ट समस्या या प्रभाव से संबंधित सभी संभावित कारणों को विजुअल रूप से प्रदर्शित करने में मदद करता है। इसका स्ट्रक्चर्ड अप्रोच असली रूट कॉजेस को पहचानने में आसान बनाता है, जो प्रभावी करेक्टिव एक्शंस लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम असल में एक स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है। इसका इस्तेमाल एक समस्या के रूट कॉजेस को एक्सप्लोर करने और व्यवस्थित रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। यह खास तौर पर तब मददगार साबित होता है जब किसी मुद्दे का रूट कॉज तुरंत स्पष्ट न हो या जब कई संभावित योगदान करने वाले फैक्टर्स हों। जैसा कि बताया गया, डायग्राम विजुअल रूप से मछली के कंकाल जैसा दिखता है, इसलिए इसे आमतौर पर फिशबोन डायग्राम कहा जाता है। आपको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कब इस्तेमाल करना चाहिए? यह तब आइडियल है जब आपको एक समस्या के सभी संभावित कारणों को पहचानने की जरूरत हो। यह तब भी बहुत प्रभावी होता है जब आप जटिल मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हों, जिनके शायद कई योगदान करने वाले फैक्टर्स हों। इसके अलावा यह ऑडिट्स के दौरान या सुधार परियोजनाओं के हिस्से के रूप में रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए एक स्टैंडर्ड टूल है। चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। मछली का सिर, आमतौर पर राइट साइड में, मुख्य समस्या का स्टेटमेंट या वो इफेक्ट होता है जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। केंद्रीय रीढ़ से निकलने वाली मुख्य हड्डियां संभावित कारणों की प्रमुख कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर इन मुख्य कैटेगरीज से छोटी हड्डियां निकलती हैं, जो हर मुख्य कैटेगरी से संबंधित और विशिष्ट अपकारणों सब कॉजेज को रिप्रेजेंट करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट्स में 6 M's आमतौर पर मुख्य कारण कैटेगरीज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हैं मान, जो मानव कारकों जैसे स्किल, ट्रेनिंग और थकान को रिफर करता है। मशीन, जो उपकरण, टूल्स या टेक्नोलॉजी मुद्दों को कवर करता है। मटेरियल, जो कच्चे माल और इनपुट्स की क्वालिटी से संबंधित है। मेथड, जिसमें प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। मेजरमेंट, जिसमें डेटा कलेक्शन प्रोसेसेस, कैलिब्रेशन और मेजरिंग में त्रुटियां शामिल हैं। और मदर नेचर या एनवायरनमेंट, जो बाहरी परिस्थितियों जैसे मौसम, तापमान या वर्कस्पेस कंडीशंस को रिफर करता है। सर्विस इंडस्ट्रीज में कैटेगरीज अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आम कैटेगरीज में पीपल, प्रोसेस, पॉलिसीज और प्लेस शामिल हैं। मुख्य बात यह है कि विश्लेषण की जा रही समस्या के लिए प्रासंगिक कैटेगरीज चुनें। चलिए कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। पहला, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। आप जिस समस्या या प्रभाव की जांच कर रहे हैं, उसका एक स्पष्ट, संक्षेप स्टेटमेंट लिखें। यह स्टेटमेंट आपके डायग्राम के राइट साइड में एक बॉक्स में रखा जाता है। यह मछली का सर बनाता है। दूसरा, ड्रॉ द बैकबोन। इस प्रॉब्लम बॉक्स तक ले जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें। यह लाइन मछली की रीढ़ बनाती है। तीसरा, आइडेंटिफाई मेन कैटेगरीज ऑफ कॉजेज। मुख्य कारण कैटेगरीज जैसे 6 मिस या आपकी स्थिति के लिए प्रासंगिक अन्य को रीढ़ से निकालने वाली डिएगोनल ब्रांचेस के रूप में जोड़ें। ये मछली की मुख्य हड्डियां बन जाती हैं। अगला, ब्रेनस्टॉर्म सब कॉजेज। हर मुख्य कैटेगरी के नीचे सभी संभावित संबंधित कारणों पर ब्रेनस्टॉर्म करें। हर संभावित कारण के लिए कई बार पूछें, ये क्यों होता है? यह एक मिनी 5 वाइज टेक्निक जैसा है, गहरे और विशिष्ट अप कारणों तक पहुंचने के लिए। इन्हें छोटी हड्डियों के रूप में जोड़ा जाता है। आखिर में, एनालाइज द डायग्राम। जब डायग्राम सभी संभावित कारणों और अप कारणों के साथ पूरा हो जाए, तो टीम के साथ इसे ध्यान से रिव्यू करें।
लक्ष्य सबसे ज्यादा संभावित रूट कॉजेज को पहचानना है, जिन्हें फिर आगे जांच की जा सकती है या डाटा के साथ वेरीफाई किया जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी अपने एक प्रोडक्शन लाइन में हाई रिजेक्शन रेट का सामना कर रही है। इस समस्या को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के बाद टीम संभावित कारणों को एक्सप्लोर करने के लिए 6 मीज का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। मान कैटेगरी के नीचे वो लैक ऑफ ट्रेनिंग को एक संभावित कारण के रूप में पहचान सकते हैं। मशीन के नीचे वो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ अ पैकेजिंग मशीन नोट करते हैं और मटेरियल के नीचे इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बैग्स पहचाना जाता है। ये विजुअल मैप टीम को इन सभी संभावित योगदानकर्ताओं को एक जगह देखने में मदद करता है और ये पता लगाने में कि किस किश्तों में फोकस्ड एक्शन या आगे की जांच की जरूरत है। फिशबोन डायग्राम कई फायदे प्रदान करता है। यह टीम पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करता है और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के दौरान स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग को बढ़ावा देता है। यह एक विस्तृत प्रभाव और उसके कई संभावित कारणों के बीच जटिल संबंधों को विजुअलाइज करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण रूप से यह पूरी रूट कॉज एनालिसिस का समर्थन करता है, जो सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय दीर्घकालिक प्रभावी समाधानों का रास्ता तैयार करता है। स्पीकर, लेकिन इन आम कमियों से बचने के लिए सावधान रहें। पर्याप्त ब्रेनस्टॉर्मिंग और सभी कैटेगरीज की एक्सप्लोरेशन के बिना निष्कर्षों पर न पहुंचें। सुनिश्चित करें कि आप समस्या के लक्षणों के बजाय संभावित रूट कॉजेज लिस्ट कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण, एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए एनालिसिस में सही लोगों, प्रोसेस का ज्ञान रखने वाले लोगों को शामिल करना सुनिश्चित करें। सारांश में कारण और प्रभाव चित्र, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, समस्याओं के मूल कारणों की पहचान व्यवस्थित रूप से करने हेतु एक प्रमुख उपकरण है। यह संभावित कारणों को तार्किक श्रेणियों में व्यवस्थित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण तथा एक स्पष्ट दृश्य प्रारूप का उपयोग करता है। यह एक सहभागितापूर्ण उपकरण है जो समस्या समाधान की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है और किसी संगठन के भीतर निरंतर सुधार के प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपनी अगली टीम बैठक में या जब आप किसी गुणवत्ता संबंधी समस्या की जांच कर रहे हों, तब फिशबोन चित्र का उपयोग करें। आप शायद यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि यह उस समस्या में कितनी स्पष्टता ला सकता है जो प्रारंभ में शायद एक उलझी हुई या जटिल समस्या प्रतीत हो रही हो। अब हम दूसरे QC टूल को देखेंगे, चेक शीट। चेक शीट्स पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। ये डाटा इकट्ठा करने के लिए सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी टूल्स में से एक है। रियल टाइम में ठीक उसी जगह जहां प्रोसेस हो रहा है या जहां डेटा जनरेट हो रहा है। चेक शीट डाटा इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, तैयार फॉर्म है। इसका इस्तेमाल विशिष्ट घटनाओं, समस्याओं या डिफेक्ट्स की ऑकरेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर जब वो होती हैं। मुख्य लक्ष्य डेटा कलेक्शन प्रोसेस को आसान, कंसिस्टेंट और अक्सर विजुअल बनाना है, जिससे तुरंत समझ आ सके। चेक शीट कब इस्तेमाल करना चाहिए? यह तब आइडियल है जब आपको समस्याओं या डिफेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी या पैटर्न्स पर डेटा इकट्ठा करने की जरूरत हो। उदाहरण के लिए, अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि एक विशेष प्रकार का डिफेक्ट कितनी बार होता है या एक मशीन कितनी बार डाउनटाइम का अनुभव करती है, तो एक चेक शीट बहुत उपयोगी है। असल में आप इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको किसी भी समस्या विश्लेषण शुरू करने से पहले विश्वसनीय, तथ्यात्मक डाटा की जरूरत होती है। एक प्रभावी चेक शीट में कई मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें एक स्पष्ट टाइटल या उसके उद्देश्य का स्टेटमेंट होना चाहिए, ताकि सबको पता हो कि क्या डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और क्यों। इसमें महत्वपूर्ण कॉन्टेक्सचुअल जानकारी जैसे समय, तारीख और डेटा कलेक्शन के स्थान के लिए फील्ड्स शामिल होने चाहिए। रिकॉर्ड की जा रही मुद्दों की स्पष्ट कैटेगरीज या प्रकार आवश्यक हैं। इसमें एक सरल मार्किंग या टैलिंग मेथड की जरूरत है, जैसे चेक मार्क्स, स्लैशेस
या सरल संख्यात्मक गिनती का इस्तेमाल। और आखिर में हर कैटेगरी के लिए टोटल्स को समराइज करने के लिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए जिससे विश्लेषण आसान हो जाए। चेक शीट्स के कई प्रकार होते हैं और आप कौन सा प्रकार इस्तेमाल करते हैं यह उस विशिष्ट डेटा पर निर्भर करेगा जिसे आप इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम प्रकार है डिफेक्ट टाइप चेक शीट। इसका इस्तेमाल हर विशिष्ट प्रकार के डिफेक्ट कितनी बार होता है उसे टैली करने के लिए किया जाता है। एक और है लोकेशन चेक शीट, जिसका इस्तेमाल यह रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है कि कोई समस्या या डिफेक्ट शारीरिक रूप से कहां होती है। कभी कभी यह प्रोडक्ट या एरिया के विजुअल लेआउट या डायग्राम पर किया जाता है। फिर है फ्रीक्वेंसी चेक शीट, जिसे अक्सर टैली शीट कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल यह गिनते के लिए किया जाता है कि एक विशेष घटना एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान कितनी बार होती है। चेक शीट्स के प्रकार को जारी रखते हुए हमारे पास मापन की चेक शीट भी है। इस प्रकार का इस्तेमाल एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज जैसे टेम्परेचर रीडिंग्स, वेट मेजरमेंट्स या डायमेंशंस को एक प्रोसेस के दौरान रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आखिर में चेकलिस्ट फॉर टास्क कंप्लीशन चेक शीट का एक और रूप है। इसका इस्तेमाल यह वेरीफाई करने के लिए किया जाता है कि एक प्रोसेस में सभी आवश्यक चरण या सभी जरूरी इंस्पेक्शंस सही ढंग से पूरे किए गए हैं। चेक शीट बनाने में 5 सरल चरण शामिल हैं। पहला, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कौन सी जानकारी इकट्ठी करनी है। उदाहरण के लिए, क्या आप डिफेक्ट्स के प्रकार में रुचि रखते हैं या कुछ घटनाओं की फ्रीक्वेंसी में। दूसरा, डिजाइन द लेआउट। डिजाइन को सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रखें। सभी प्रासंगिक विवरण जैसे तारीख, शिफ्ट, ऑपरेटर का नाम और डेटा इकट्ठा करने का स्थान शामिल करना महत्वपूर्ण है। तीसरा, लिस्ट कैटेगरीज। सभी संभावित घटनाओं, आइटम्स या डिफेक्ट प्रकार को पहचानें जिन्हें आपको ट्रैक करने की जरूरत है। चौथा चरण है क्रिएट एक टैली सिस्टम। तय करें कि डेटा शीट पर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। आमतौर पर यह हर ऑकरेंस के लिए सरल टैली मार्क्स या काउंट्स के साथ किया जाता है। और पांचवां चरण है कलेक्ट एंड समराइज डेटा। वास्तविक ऑपरेशंस के दौरान चेक शीट का इस्तेमाल करके डेटा रिकॉर्ड करें जैसे ही घटनाएं होती हैं। निर्धारित कलेक्शन अवधि के अंत में हर कैटेगरी के लिए टैलीज को टोटल करें ताकि पैटर्न्स या हाई फ्रीक्वेंसी वाले क्षेत्रों को देखा जा सके। चलिए एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण देखते हैं। एक टीम एक पैकेजिंग लाइन में डिफेक्ट्स कम करना चाहती है। वो एक चेक शीट बनाते हैं और 5 आम डिफेक्ट्स लिस्ट करते हैं जो उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं। रिंकल्ड लेबल, मिसिंग बारकोड, सील नॉट टाइट, रॉन्ग प्रोडक्ट और डैमेज्ड बॉक्स। जैसे ही ऑपरेटर्स प्रोडक्शन के दौरान इनमें से कोई भी डिफेक्ट देखते हैं, वो चेक शीट पर प्रासंगिक कैटेगरी के सामने एक टैली मार्क लगा देते हैं। एक हफ्ते के डेटा कलेक्शन के बाद टोटल्स स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि डिफेक्ट सील नॉट टाइट सबसे ज्यादा बार होता है। यह टीम को उनके रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पष्ट दिशा देता है। चेक शीट कई फायदे प्रदान करता है। इसे बनाना और इस्तेमाल करना बहुत आसान है। किसी विशेष सॉफ्टवेयर या व्यापक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यह आपको वास्तविक समय का डेटा ठीक सोर्स पर कैप्चर करने देता है जहां काम किया जा रहा है। यह डेटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स को तेजी से और विजुअल रूप से पहचानने में मदद करता है। और महत्वपूर्ण रूप से यह डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग की नींव रखता है, अनुमान लगाने से दूर ले जाता है। स्पीकर, लेकिन इन आम गलतियों से सावधान रहें। कैटेगरीज को स्पष्ट रूप से डिफाइन न करना, जिससे इनकंसिस्टेंट डेटा मिलता है। खराब शीट लेआउट जो उलझन पैदा करता है। लोगों को इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने का तरीका सिखाना भूल जाना। सारांश में, चेक शीट क्वालिटी कंट्रोल में एक बुनियादी, बेसिक लेकिन शक्तिशाली डेटा कलेक्शन टूल है। यह मुद्दों की फ्रीक्वेंसी और प्रकार को ट्रैक करने में मदद करता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आवश्यक है। इसकी सरलता इसे संगठन में हर किसी के लिए उपलब्ध बनाती है। जटिल विश्लेषण में कूदने से पहले सुनिश्चित करें
कि आप एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चेक शीट के साथ सही डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सटीक डेटा अर्थपूर्ण सुधार की दिशा में पहला कदम है। अब हम तीसरे क्यूसी टूल कंट्रोल चार्ट पर चर्चा करेंगे। 7 क्यूसी टूल्स में से तीसरे कंट्रोल चार्ट पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। शूहार्ट चार्ट के नाम से भी जाना जाने वाला यह टूल प्रोसेस के व्यवहार की निगरानी करने और समय के साथ वेरिएशन का पता लगाने का एक शक्तिशाली तरीका है। कंट्रोल चार्ट एक ग्राफिकल टूल है जिसका इस्तेमाल यह अध्ययन करने के लिए किया जाता है कि एक प्रोसेस समय के साथ कैसे बदलता है। यह कॉमन कॉज वेरिएशन, प्राकृतिक अपेक्षित उतर चढ़ाव और स्पेशल कॉज वेरिएशन, अनपेक्षित मुद्दे जिन पर ध्यान देने का पर जरूरत है, के बच अंतर करने में मदद करता है। कंट्रोल चार्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल चार्ट्स प्रोसेस स्थिरता का निगरान करने में मदद करते हैं। ट्रेंड्स, शिफ्ट्स या असामान्य पैटर्न्स का पता लगाने में, प्राकृतिक वेरिएशंस पर ओवर रिएक्शन से बचने में और तथ्यों पर आधारित निरंतर सुधार और डिसीजन मेकिंग का समर्थन करने में। कंट्रोल चार्ट में 3 मुख्य लाइंस होती हैं। सेंटर लाइन CL प्रोसेस एवरेज या मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट UCL सबसे ज्यादा स्वीकार्य वैल्यू। लोअर कंट्रोल लिमिट LCL सबसे कम स्वीकार्य वैल्यू। डेटा पॉइंट समय के साथ प्लॉट किए जाते हैं। अगर सभी पॉइंट्स कंट्रोल लिमिट्स के भीतर रहते हैं और एक रैंडम पैटर्न फॉलो करते हैं तो प्रोसेस को इन कंट्रोल माना जाता है। डेटा के प्रकार के आधार पर कंट्रोल चार्ट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। वेरिएबल डेटा मेजर्ड वैल्यूज के लिए X बार एंड R चार्ट सैंपल के एवरेज और रेंज का निगरानी करता है। X बार एंड S चार्ट जब रेंज के बजाय स्टैंडर्ड डिविएशन को प्राथमिकता दिया जथादार है। इंडिविजुअल्स I एंड मूविंग रेंज MR चार्ट सिंगल डेटा पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट्रीब्यूट डेटा काउंटेड वैल्यूज के लिए P चार्ट सैंपल में डिफेक्टिव आइटम्स के अनुपात के लिए। NP चार्ट डिफेक्टिव आइटम्स का संख्या के लिए फिक्स्ड सैंपल साइज। C चार्ट प्रति यूनिट डिफेक्ट्स का संख्या के लिए। U चार्ट वेरिइंग सैंपल साइजेस के साथ प्रति यूनिट डिफेक्ट्स के लिए। कंट्रोल चार्ट बनाने में कई चरण शामिल होते हैं। पहला, सिलेक्ट द प्रोसेस टू मॉनिटर एक महत्वपूर्ण प्रोसेस या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक चुनें। दूसरा, कलेक्ट डेटा नियमित अंतरालों पर मेजरमेंट्स या काउंट्स रिकॉर्ड करें। तीसरा, कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट्स ऐतिहासिक डेटा के आधार पर सेंटर लाइन UCL और LCL कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलास का इस्तेमाल करें। चौथा स्टेप है प्लॉट द डेटा कंट्रोल चार्ट बनाएं और डेटा पॉइंट्स प्लॉट करें। पंचवा, इंटरप्रेट द चार्ट पैटर्न्स का विश्लेषण करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रोसेस कंट्रोल में है या करेक्टिव एक्शन का जरूरत है। कंट्रोल चार्ट पर समस्याओं का पता लगाने के लिए यहाँ कुछ आम नियम हैं। एक पॉइंट UCL या LCL से बाहर, सेंटर लाइन के एक तरफ लगातार 7 या उससे ज्यादा पॉइंट्स, 6 या उससे ज्यादा बढ़ते या घटते पॉइंट्स का ट्रेंड, अनियमित व्यवहार या चक्रीय वेरिएशन दिखाने वाले पैटर्न्स। एक एग्जाम्पल देखिए। एक कंपनी प्लास्टिक फिल्म की मोटाई मापती है। वो हर घंटे 5 सैंपल लेते हैं और मोटाई रिकॉर्ड करते हैं। X बार एंड R चार्ट पर डेटा प्लॉट करने के बाद उन्हें UCL से ऊपर एक पॉइंट दिखता है। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि एक घिसा हुआ कैलिब्रेशन टूल इस स्पाइक का कारण था। कंट्रोल चार्ट ने न सिर्फ समस्या का पता लगाने में मदद की बल्कि आगे डिफेक्टिव आउटपुट को भी रोका। स्पीकर कंट्रोल चार्ट्स कई फायदे प्रदान करते हैं। प्रोसेस मुद्दों के लिए शुरुआती चेतावनी संकेत प्रदान करते हैं। प्राकृतिक वेरिएशंस में ओवर एडजस्टमेंट से बचने में मदद करते हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस का समर्थन करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी में विश्वास बढ़ाते हैं। इन आम गलतियों से बचें। कंट्रोल लिमिट्स को स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के साथ कंफ्यूज करना, अपर्याप्त या गलत डाटा प्लॉट करना, हर छोटू फ्लक्चुएशन पर प्रतिक्रिया करना भले ही प्रोसेस स्थिर हो। डेटा प्रकार के लिए गलत प्रकार का कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करना।
सारांश में, कंट्रोल चार्ट क्वालिटी कंट्रोल में एक मुख्य स्टैटिस्टिकल टूल है। यह वास्तविक डेटा का उपयोग करके समय के साथ प्रोसेस व्यवहार की निगरानी करने में मदद करता है। सामान्य और असामान्य वेरिएशन के बीच अंतर करके यह जानकारी भरे एक्शंस और निरंतर सुधार का मार्गदर्शन करता है। अगर आप क्वालिटी सुधारने या वेरिएशन कम करने पर काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल चार्ट्स आपके डेली टूल किट का हिस्सा होने चाहिए। छोटी शुरुआत करें, एक प्रोसेस की निगरानी करें, विश्वास बनाएं और वहां से विस्तार करें। अब हम चौथे क्यूसी टूल, हिस्टोग्राम, पर बात करेंगे। 7 क्यूसी टूल्स में से चौथे, हिस्टोग्राम, पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हिस्टोग्राम एक सरल लेकिन शक्तिशाली ग्राफिकल टूल है जो एक प्रोसेस में डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएशन को दिखाता है। हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ है जो ये दिखाता है कि एक डेटा सेट में वैल्यूज की हर रेंज कितनी बार आती है। ये हमें एक प्रोसेस के डेटा के शेप, स्प्रेड और सेंट्रल टेंडेंसी को समझने में मदद करता है। यह ऐसे सवालों के जवाब देता है जैसे, क्या प्रोसेस आउटपुट कंसिस्टेंट है? क्या डेटा स्क्यूड या सिमेट्रिकल है? क्या कोई असामान्य पैटर्न्स हैं? स्पीकर, हिस्टोग्राम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप एक प्रोसेस में वेरिएशन समझना चाहते हैं। जब आपके पास न्यूमेरिकल डेटा हो जिसे रेंजेस में ग्रुप किया जा सकता है। जब आप यह पहचानना चाहते हैं कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है या उसमें आउटलायर्स हैं। चलिए हिस्टोग्राम के कंपोनेंट्स को देखते हैं। एक्स एक्सिस वैल्यूज की रेंज दिखाता है जिसे इंटरवल्स या बिन्स में विभाजित किया जाता है। वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी दिखाता है हर इंटरवल में कितने डेटा पॉइंट्स आते हैं। हर बार एक विशिष्ट रेंज के भीतर डेटा पॉइंट्स की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए स्टेप्स। पहला, कलेक्ट डेटा। कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा का एक सेट इकट्ठा करें जैसे लेंथ, वेट, टेम्परेचर या टाइम। दूसरा, ऑर्गेनाइज इनटू इंटरवल्स, बिन्स। डेटा को नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में ग्रुप करें। बिन्स की संख्या डेटा के साइज पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर 5 से 10 तक होती है। तीसरा, काउंट द फ्रीक्वेंसी। निर्धारित करें कि हर इंटरवल में कितने डेटा पॉइंट्स आते हैं। चौथा स्टेप है ड्रॉ द हिस्टोग्राम। हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ग्राफ का इस्तेमाल करें। डेटा की कॉन्टिन्यूइटी दिखाने के लिए बार्स एक दूसरे को टच करने चाहिए। स्पीकर, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेकरी एक बैच में प्रोड्यूस किए गए कुकीज का वेट मापना चाहती है। वह 100 कुकीज का वेट करते हैं और डेटा रिकॉर्ड करते हैं। वेट्स को इंटरवल्स में ग्रुप करने के बाद, जैसे 45 से 46 ग्राम, 46 से 47 ग्राम इत्यादि, वह गिनते हैं कि हर रेंज में कितने कुकीज आते हैं। जब वह हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज्यादातर कुकीज लगभग 47 ग्राम के हैं, लेकिन कम वेट्स की तरफ एक टेल है जो कुछ अंडरवेट कुकीज का संकेत देता है। हिस्टोग्राम्स के अलग अलग शेप्स डेटा के बारे में अलग अलग कहानियां बताते हैं। यहां कुछ आम है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप्ड। ज्यादातर डेटा पॉइंट्स एवरेज के पास होते हैं, दोनों तरफ सिमेट्री के साथ। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टेल एक तरफ ज्यादा फैली हुई है तो डेटा स्क्यूड है। उदाहरण के लिए, राइट स्क्यूड का मतलब है कई कम वैल्यूज के साथ कुछ हाई वैल्यूज। बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 पीक्स, यह दर्शाते हैं कि प्रोसेस में 2 अलग अलग सोर्सेज या शिफ्ट्स हो सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सभी इंटरवल्स में लगभग समान फ्रीक्वेंसीज होती हैं। बार्स चार्ट में फ्लैट होते हैं। हिस्टोग्राम्स कई फायदे प्रदान करते हैं। बड़े डेटा सेट्स का एक विजुअल सारांश प्रदान करते हैं। पैटर्न्स, आउटलायर्स या वेरिएशंस को एक नज़र में प्रकट करते हैं। वास्तविक प्रोसेस व्यवहार की तुलना अपेक्षित या लक्ष्य व्यवहार से करने में मदद करते हैं। प्रोसेस सुधार के लिए डिसीजंस का समर्थन करते हैं। स्पीकर, इन आम गलतियों से सावधान रहें। बहुत कम या बहुत ज्यादा बिन्स का इस्तेमाल करना जो पैटर्न्स को छुपा या बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं। एक्सिस या इंटरवल्स को स्पष्ट रूप से लेबल न करना।
हिस्टोग्राम्स को कैटेगोरिकल नॉन न्यूमेरिक डेटा पर लागू करना। याद रखें, हिस्टोग्राम्स कंटीन्यूअस या मेजरमेंट डेटा के लिए होते हैं। सारांश में हिस्टोग्राम हमें यह समझने में मदद करता है कि डेटा एक रेंज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह सेंट्रल टेंडेंसी, स्प्रेड और वेरिएशन को एक नज़र में दिखाता है। जब सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है तो यह समस्याओं की पहचान करने और प्रोसेस परफॉर्मेंस की निगरानी करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। स्पीकर। अगली बार जब आप मेजरमेंट डेटा इकट्ठा करें तो हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश करें। यह आपको ट्रेंड्स डिस्कवर करने और क्वालिटी सुधार की दिशा में जानकारी भरे कदम उठाने में मदद करेगा।